हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक आपके सामने है। और टॉपिक क्या कहता है? प्लास्टिक फ्री प्लैनेट, इंडियाज पॉलीमर प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड इफ स्ट्रीट वेंडर्स स्विच टू रीयूजेबल, सेज स्टडी। Center should take strong position on primary polymer production instead of stand taken at Nairobi recently। यहां पे क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे स्ट्रीट वेंडर्स अगर प्लास्टिक का यूज करना बंद कर दें तो बहुत बड़े लेवल पे हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव क्या है? व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक? इस प्लास्टिक को आप रिमूव करना चाहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स प्लास्टिक को यूज ना करें, कोई बात नहीं करेंगे, बट ऑल्टरनेटिव क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट एन ऑल्टरनेटिव। अगर ऑल्टरनेटिव के तौर पे आप एक ऐसा पॉलिथीन लाना चाहते हैं जो बायोडिग्रेडेबल है तो डेफिनेटली, बट बायोडिग्रेडेबल है तो कॉस्टली भी होगा। वाई स्ट्रीट वेंडर्स विल पे यू एक्स्ट्रा फॉर दिस पॉलिथीन? तो ये चीजें हैं। सो प्लास्टिक फ्री प्लैनेट, इंडियाज पॉलीमर प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड अगर स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं अगर रियूजेबल को यूज करना शुरू करें। चलिए सबसे पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 11 एंड 12 को लेके चलते हैं। Sustainable Development Goal number 11, Sustainable Cities and Communities, and Goal number 12, Responsible Consumption and Production। इन दोनों को हमें लेके चलना है जब हम प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करते हैं या अर्बन पॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। एक बार जरा हम देखते हैं, इसमें हमने एक और भी करी है। हम यहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले दो गोल को इंटीग्रेट करें और एक चीज समझें, सर्कुलर इकोनॉमी वर्सेस लीनियर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी वर्सेस सर्कुलर इकोनॉमी को समझिए। यह भी एक तरीका है हमने अपने यहां प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। लीनियर इकोनॉमी में क्या होता है? आप रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप प्रोड्यूस करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंजप्शन होता है और उसके बाद से बचे हुए चीजों को आप फेंक देते हैं, जिससे वेस्ट जनरेशन बहुत ज्यादा होता है। आपके लीनियर इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूज होता है और उसके बाद से आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। यह हुआ आपका लीनियर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी में वेस्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वेस्ट जनरेशन और वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको देखते हुए हमने सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल दिया है। सर्कुलर इकोनॉमी में हम क्या करते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी में हम किसी भी चीज को रिड्यूस करते हैं, रीयूज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं और रिकवर करते हैं। ठीक है, यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यानी हमने किसी चीज को लिया और उसको बार बार रीयूज किया ताकि कम से कम वेस्ट जनरेशन हो और किसी भी आइटम का प्रोडक्टिविटी जो है वो साइकिल बढ़ जाए। जैसे यहां पे देखेंगे, ये वेस्ट है, वेस्ट हमने जनरेट किया, वेस्ट को एनालिसिस किया, उसके बाद से वेस्ट को हमने ट्रांसपोर्ट किया, उसके बाद से फिर हमने उसको क्या किया? प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग के बाद से प्रोसेस्ड वेस्ट है, उसके बाद से ये फिर सीमेंट किल में आता है और इस तरीके से हमने क्या किया? हम वेस्ट जनरेशन को मैनेज करने में लगे हुए हैं, मिनिमाइज करने में लगे हुए हैं, जो सर्कुलर इकोनॉमी में होता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन नेगोशिएशंस अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तत्वाधान में नैरोबी में हुए थे। इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग कमेटी अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत केन्या नैरोबी में चल रहा है, जहां प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन चल रहा है। से नो टू प्लास्टिक्स। एक बार देखते हैं यहां पे इनेबलर्स फॉर इफेक्टिव रीयूज पॉलिसी। यहां पे सबसे पहले हमें ग्लोबली अग्रीड डेफिनेशन की जरूरत है कि रीयूज सिस्टम क्या होता है, उसके स्टैंडर्ड क्या है, डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या है। हमें सबसे पहले अर्ली इंप्लीमेंटेशन लेके चलना होगा अगर हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो। ये सपोर्ट द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी भी कोई, वर्ल्ड में अभी भी कोई ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नहीं है जहां पे हम प्लास्टिक को कंट्रोल करने की बात करते हैं। सपोर्ट द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। नेक्स्ट इज ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। नाउ वर्ल्ड में बहुत से कंट्रीज में जो एक्टिविस्ट हैं, दे आर डिमांडिंग, ग्रीन पीस के एक्टिविस्ट हैं, दे आर डिमांडिंग ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। नाउ नेशनल गाइडेंस ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन हॉटस्पॉटिंग एंड शेपिंग एक्शन, ये भी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का एक गाइडलाइन है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन के हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको कंट्रोल किया जाए। प्लास्टिक का हॉटस्पॉट अगर आप देखें तो आपके पैसिफिक ओशन में एक जगह आता है, ये आपका ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है। आपके पैसिफिक ओशन में सब ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन में आप देखेंगे दो जगह पे, कैलिफोर्निया के पास और कुरोशिवो के पास, यहां पे बहुत बड़ा प्लास्टिक का ढेर लगा हुआ है जिसको हम ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ा रिमाइंडर है वर्ल्ड के लिए कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज में पूरे ओशन में जहां कहीं भी आपने प्लास्टिक का टुकड़ा भी फेंका है वो सब बह के कलेक्ट हो जाता है। कहां पे? कैलिफोर्निया के पास
यूएस में और कुरोशिवो के पास जापान में, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन के बढ़ते हुए खतरे को दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया था कुछ सालों पहले। यहां पे देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से लेजिस्लेशन बनाए हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए, प्लास्टिक यूज को रोकने के लिए। नाउ पॉल्यूटेड बाय सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कंट्रोल कैसे करें, हम किस तरीके से प्लास्टिक को रीयूज करें, बार बार उसी प्लास्टिक को हम यूज कर पाए। इससे होगा क्या कि कम से कम प्लास्टिक मार्केट में आएगा और कम से कम प्लास्टिक जो है डस्टबिन में जाएगा। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करें तो कैसे करें। नाउ ट्रांजिशन टू रीयूजेबल मटेरियल बाय इंडियन स्ट्रीट फूड वेंडर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह कहना है, यह बताया जा रहा है, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी इस बात पे डिस्कस करने में लगी है कि हमें प्लास्टिक की जगह रीयूजेबल मटेरियल्स का यूज करने की जरूरत है जिसको हम बार बार यूज कर सकें। अगर देखा जाए तो इंडिया से बेहतर इसका आंसर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पुराने जमाने में हम झोले लेके जाते थे और झोले लेके जाने के चलते हमें कभी भी पॉलिथीन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। नाउ स्टडी हाईलाइट ये करता है कि 80,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स कोलकाता में हैं जो रीयूजेबल मटेरियल प्लास्टिक वेट्स could be reduced by over 86%। अगर अकेले कोलकाता के 80,000 स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं रीयूजेबल मटेरियल का यूज करने लगे तो प्लास्टिक वेस्ट 80% तक कम हो जाएगा और उसके अलावा 2250 जॉब्स का भी क्रिएशन होगा। इकोनॉमिक ऑफ रीयूज फॉर स्ट्रीट वेंडर्स इन इंडिया, ये एक स्टडी पब्लिश की गई थी जिसके बारे में कहा गया था जीरो वेस्ट यूरोप, सीरियस बिजनेस एंड द नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, यानी नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के ऊपर रिसर्च किया गया था इकोनॉमिक्स ऑफ रीयूज एंड स्ट्रीट वेंडर। इनका कहना यह है कि NHF played a crucial role in passage of Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vendors Act 2014 में यह बिल पास किया गया। नाउ लॉन्च एंड पार्टिसिपेशन की अगर हम बात बोलें तो न्यू दिल्ली ने नवंबर 20 को, ठीक है, एक मेंबर के थ्रू अटेंड किया। इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था 13 से लेकर 19 के बीच नवंबर में 2023 में, जहां इंडिया का स्टैंडर्ड यह था कि प्लास्टिक प्रोडक्शन को रेगुलेशन जो है इस पे रेगुलेशन आना चाहिए एंड इंडिया अग्रीड टू गो फॉर द रेगुलेशन रिलेटेड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ट्रांजिशन, अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक के बजाय मल्टीपल यूज या रीयूज प्लास्टिक की अगर हम बात बोलें तो अकेले में हमने बताया कि कोलकाता में अगर 80,000 वेंडर्स रीयूजेबल प्लास्टिक का यूज करना शुरू कर दें तो कई हजार मीट्रिक टन जो है प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन होने से बच जाएगा। उसके अलावा इट विल रिजल्ट इन 21% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और पेबैक पीरियड ऑफ 2.3 इयर्स। दिल्ली के लार्जर स्केल में देखा जाए तो 99,000 वेंडर्स हैं। अगर देखा जाए तो 99,000 वेंडर अगर रीयूजेबल प्लास्टिक का यूज करना शुरू कर दें तो ये डेवलपमेंट और भी बड़े पैमाने पे होगा और इकोनॉमिक बेनिफिट करेगा। नाउ मटेरियल कंसिडरेशन, क्वेश्चन ये है कि यूजिंग रीयूजेबल स्टील इंस्टेड ऑफ रीयूजेबल प्लास्टिक कैन बी प्रॉफिटेबल, हाउएवर it notes the need for a higher deposit to compensate for the increased initial cost of steel। क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक ऐसा बैग बनाना चाहते हैं, एक ऐसा झोला बनाना चाहते हैं जिसमें आप हमेशा प्लास्टिक की तरह यूज कर सकें तो ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। अब ये बार बार यूज हो रहा है तो बट ऑब्वियसली रीयूजेबल होगा तो इसका कॉस्ट अधिक होगा। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे प्रोडक्ट को क्यों लेंगे जिसमें उनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े? क्या गवर्नमेंट का कोई सब्सिडी है, गवर्नमेंट का कोई इंसेंटिव है? और अगर गवर्नमेंट का कोई इंसेंटिव नहीं है रीयूजेबल प्लास्टिक को यूज करने में तो वेंडर्स या तो इसको यूज नहीं करेंगे और अगर यूज करेंगे तो वो कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। ग्लोबल प्लास्टिक क्राइसिस की अगर बात बोले तो ग्लोबल प्लास्टिक क्राइसिस ओवर 99% ऑफ प्लास्टिक जो है मेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। प्लास्टिक इंडस्ट्री की अगर बात बोले तो 5th लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर है वर्ल्ड में। इंडिया के प्लास्टिक प्रॉब्लम की बात बोले तो इंडिया में नंबर ऑफ वर्कर्स, इंडियाज प्लास्टिक इशू इज हाईलाइटेड विद सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वर्कर जो हैं वो कंट्री से माइग्रेट कर रहे हैं। इंडिया का पोजीशन यह है कि सबसे पहले अपोजिंग अ कैप ऑन प्राइमरी प्लास्टिक प्रोडक्शन इज क्रिटिसाइज्ड इन द रिपोर्ट। इंडिया ने प्राइमरी प्लास्टिक प्रोडक्शन पे के रिपोर्ट को लेके ऑब्जेक्शन रेज किया कि नहीं, प्राइमरी प्लास्टिक प्रोडक्शन पे रोक नहीं लगना चाहिए, जिसके लिए इंडिया का क्रिटिसिज्म हुआ। बट रियलिटी ये है कि हमें रीयूजेबल प्लास्टिक को प्रमोट करने की जरूरत है ताकि कम से कम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो। और इसका अब एनएचएफ डिमांड एंड रिकमेंडेशन क्या है? एनएचएफ डिमांड ये है कि पहली बात यह है कि इंडिया का जो पोजीशन है INC 3 पे एंड रिक्वेस्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टेंस ऑन प्राइमरी पॉलीमर प्रोडक्शन को लेके एनएचएफ मेंबर्स, यूएन बॉडी के एनएचएफ मेंबर्स को थोड़ा अच्छा नहीं लगा।
It demands a just transition from street vendors from single-use plastic to reusable plastic. इंडिया का बस ये कहना है कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए. We need a transition time. आप अचानक से बोलेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक से रीयूजेबल प्लास्टिक पे ट्रांजिशन कर जाओ, तो ऐसा नहीं हुआ. That's what India wants. Again, there is a mismatch in pledges and action. Mismatch between pledges made by major plastic polluters and their actual progress is reducing virgin plastic use. तो अगर देखा जाए तो रिच कंट्रीज ने जो भी प्रॉमिस किए हैं उसमें प्रॉमिस में और डिलीवरी के बीच में एक डिफरेंस है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, जिसको क्रिटिसाइज किया है पूरे रिपोर्ट ने. Indian street vendors presented as a business case for a large-scale reuse system, challenging claims by FMCGs that reuse is economically prohibited. So, FMCG सेक्टर का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हम रोक तो देंगे, बट रीयूजेबल प्लास्टिक जो है, मल्टीपल यूज प्लास्टिक जो है वो प्रोहिबिटिव होगा. उसको शायद लोग लेने से कतराएं, उसको लोग यूज ना करें. ऐसा ये रियलिटी भी हो सकता है. Because if somebody is giving you a food item or vegetable item in the used plastic, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. So alternative क्या है? So this is it. लेकिन एक चीज तो पक्की बात है कि हमें इंटरनेशनल ट्रीटी की जरूरत है ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन. और अगर स्ट्रीट वेंडर्स अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करना बंद कर दे तो बहुत बड़े लेवल पे प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम टैकल कर सकते हैं. तो दिस इज इट. आज के आर्टिकल में हम फिर से मिलेंगे नए आर्टिकल के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.